नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 10 के लिए लाया हूँ जो कि पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। और प्रश्नावली 1.2 के हम इस वीडियो में प्रश्न 1 से प्रश्न 3 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरमेय संख्या है। अर्थात हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरमेय संख्या है। तो चलिए पहले तो आप यह समझ लीजिए कि अपरमेय संख्या और परमेय संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परमेय संख्या क्या होती है। वह संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। और p और q पूर्णांक होते हैं, अर्थात जिन संख्याओं को हम p/q अर्थात मतलब बट्टे में अंश और हर में लिख दे वही हमारी परमेय संख्या कहलाती है। और प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक क्या होती है, परमेय संख्या होती है। तो यह हो गई हमारी परमेय संख्या। और अपरमेय संख्या ठीक इसकी विपरीत होती है कि वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया नहीं जा सकता वह अपरमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ p व q दोनों पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं होता है, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7 आदि। और देखिए ध्यान दीजिएगा, एक टॉपिक यहाँ पे है कि पाई एक अपरमेय संख्या है क्योंकि 22/7 पाई का यथार्थ मान नहीं है। ठीक है, यथार्थ मान नहीं है तो यह एक क्या है, इसका सन्निकट मान है। अर्थात मतलब वह पूर्ण मान नहीं है, वह एक सन्निकट मान है, जिस कारण हम पाई को परमेय संख्या नहीं बल्कि अपरमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या होती है। तो चलिए तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों कि देखिए हमने इसको हल किया। ठीक, तो यहाँ पे हमें हल करना है, हमें इसको हल करना है। तो हम यहाँ पे करते हैं कि यह एक अपरमेय संख्या थी। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि माना कि यह एक अपरमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, अपरमेय संख्या है। माना यह एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो परमेय संख्या है तो आसान भाषा में आपको समझा सकता हूँ मैं यहाँ पे कि परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं, p/q के रूप में। ठीक, p/q के रूप में। तो वर्गमूल 5 बराबर कितना हो जाएगा, p/q। ठीक, p/q हो जाएगा। ठीक है, यह इतना हो गया। जहाँ पर हम क्या करेंगे कि p व q पूर्णांक है, जो कि क्या है, धनात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, p और q क्या है, पूर्णांक है। यह हो गया। ठीक, और यहाँ पे जब हमने यह किया p और q पूर्णांक है, वह q बराबर हम नहीं रखते हैं यहाँ पे क्या, 0। ठीक है, अगर हम q बराबर 0 रखते हैं तो यह क्या होता है, हमारे प्रश्न का उत्तर अनंत में चला जाता है। ठीक है, यह हो गया। तो अब जब यह हो गया तो हमें यहाँ पे लिखना था कि दो पूर्णांक आरस है, तो हमने परमेय संख्या माना। ठीक, और यहाँ पे एक बिंदु और लिखते हैं कि p व q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पे लिखेंगे p व q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यह हो जाएगा। ठीक बच्चों, यह हो गया। तो अब हम यहाँ पे करते हैं कि जबकि b क्या होगा, सहअभाज्य। ठीक है, यहाँ पे q हमारा क्या होगा, q होगा सहअभाज्य, क्योंकि q सहअभाज्य का मतलब क्या हो जाएगा कि जब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है तो सहअभाज्य संख्या है a और b। ठीक है, या p और q। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, p व q। आपको यही बिंदु लिखने हैं, p व q सहअभाज्य है।
ठीक है। सहअभाज्य का मतलब कि वह संख्या है जो कि दोनों एक ही संख्या से विभाजित होती है, अर्थात एक से सहअभाज्य है। ठीक है, जिन्हें हम क्या लिखते हैं, जिन्हें हम लिखते हैं को प्राइम। ठीक है, को प्राइम। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब यह हो गया, तो अब क्या करते हैं कि जब हमने इसको इतना कर दिया तो वर्गमूल 5 बराबर कितना था, पी बटे क्यू। ठीक है, पी बटे क्यू था। तो अब हम क्या कर देंगे कि इसकी गुणा करते हैं, तो इसका बट्टे में लिखते हैं 1। तो ये कितना हो जाता है, वर्गमूल 5 क्यू बराबर पी। ठीक है, अब अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग का नियम जो है कि अगर हम वर्ग करते हैं, ठीक, तो क्या होता है कि हमारे पास है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और यदि p एक का a का वर्ग को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगी, अर्थात मतलब जब p a का वर्ग को विभाजित करती है तो जो p है वो a को विभाजित करेगा, और a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए इसको समझते आगे कि जब यह हो गया हमारे पास तो हम क्या करते हैं कि यह जब विभाजित कर सकता है तो यहाँ पे क्या बोला मैंने कि दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, परिमेय वही हो जाएगा। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा कि हमारे पास होगा वर्गमूल 5। ठीक है, वर्गमूल 5 b पूरे का वर्ग बराबर, ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा q। ठीक है, और ये हो जाएगा p। ठीक है, इन दोनों का वर्ग हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल से वर्गमूल कटेगा तो 5q का वर्ग बराबर p का वर्ग। ठीक है, ये हो गया। तो जब यह हो गया तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि जब यह हो गया तो हम यहाँ पे क्या बिंदु लिख देते हैं एक, कि यहाँ पे आपको तो पता है कि अगर हम यहाँ पे करते हैं कि परिमेय जो मैंने आपको बोला था कि अगर हमारी, ठीक है, जो p है वो a का वर्ग है, a के वर्ग को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगा। ठीक है, a को विभाजित करेगा तो उस कारण हम क्या लिख सकते हैं कि p बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा q बराबर क्या लिख सकते हैं हम, q बराबर, ठीक, q बराबर क्या हो जाएगा 5, q के बाद क्या आता है 5r। ठीक है, 5r हो जाएगा। तो अब आगे क्या करेंगे हम कि यहाँ पे हम अब अगला बिंदु लिखेंगे कि जब ये 5r हो गया तो हम क्या लिखते हैं कि ए पी और क्यू में कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक, 5 हो जाएगा। ठीक है, कि हम लिखेंगे कि पी व क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, गुणनखंड 5 है। ठीक, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो तब क्या हो जाएगा हमारे पास 5 है, तो तब हम लिख देंगे कि हमने यहाँ पे विरोधाभास लिया था। ठीक है, तो विरोधाभास के अनुसार हम क्या कर देंगे कि पी वाई क्यू कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हमारा अंतिम बिंदु क्या हो जाएगा कि अंतिम बिंदु हो जाएगा कि विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण, ठीक है, P व Q का, P व Q का उभयनिष्ठ अर्थात सहअभाज्य गुणनखंड। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं है। ठीक है, एक के अतिरिक्त
अतिरिक्त, ठीक है, ए के अतिरिक्त कोई नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है, ठीक। और हमने त्रुटि कल्पना की थी, ठीक है, तो विरोधाभास था, तो इस कारण हमें क्या प्राप्त हुआ कि हम लिखेंगे यहाँ पे विरोधाभास के कारण हमने जो कल्पना की थी, यहाँ पे अंतिम बिंदु क्या हो जाएगा, विरोधाभास, ठीक है, के कारण, ठीक है, जो कल्पना की गई थी, जो कल्पना की थी कि जो कल्पना की थी कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय, ठीक है, संख्या है, परिमेय संख्या है, वह एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं कि वह निष्कर्ष निकालने पर, निष्कर्ष निकलने पर, निष्कर्ष निकलने, ठीक है, निष्कर्ष निकलने पर वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह हो जाएगा हमारा पहला प्रश्न, जो कि इसका पहला प्रश्न था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। चलिए तो इसका दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको वही करते हैं, हल करने पर हम मानते हैं, ठीक है बच्चों, कि हम हल करने पर मानते हैं, माना यह एक परिमेय संख्या है, माना 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो आपको मैंने बताया था कि सहभाज्य ऐसी संख्या है जो कि ए और बी को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या मैंने बोला आपको कि वह संख्याएं, ठीक है, जो पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती है, ठीक है। अर्थात हमारा क्या हो जाएगा कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 को अगर हम पी बटे क्यू या ए बटे बी के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ बी बराबर 0 नहीं होता है, ठीक है, वह ए कॉमा बी पूर्णांक है, ए कॉमा बी क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। अब यह हो गया तो हम इसको करते हैं सरल। तो 2 वर्गमूल 5 बराबर करते हम ए बटे बी और इस 3 को बराबर में ले जाते हैं तो यह हो जाता है ऋण 3, ठीक, ऋण 3 होता है, ठीक है। तो यह हो गया तो हम इसको क्या कर देते हैं कि जब यह हमारे पास इतना प्राप्त हो गया तो हम क्या लिखते हैं कि ए बटे बी, ठीक, यहाँ पे हम नोट लिखते हैं कि ए बटे बी ऋण 3 व 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। तो तब हम क्या करते हैं कि हमें जब विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी तो आपको पता है पूर्णांक है, ठीक है, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि विरोधाभास प्राप्त होने पर यह क्या है कि यह तो हमने माना परिमेय संख्या है, तो हम क्या करते हैं कि विरोधाभास के कारण, विरोधाभास
प्राप्त होने, ठीक है, के कारण यह एक 3 वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अपरिमेय संख्या है तो यह हो जाएगा। ठीक है, तो हमने माना था तो यह अपरिमेय संख्या होगा और हमें निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, अंत में हम क्या लिखते हैं? निष्कर्ष जो प्राप्त होता है, निष्कर्ष प्राप्त होने पर यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह क्या अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमारे पास इसका प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, जिसमें कि 3 भाग है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्याएं हैं। तो एक है 1/वर्गमूल 2, एक दूसरी है 7 वर्गमूल 5 और तीसरी है 6 वर्गमूल 2। तो यह है। तो अब हम क्या कर देंगे कि हम लेते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, पहला भाग लेते हैं 1/2 को। इसको इसी प्रकार आसान से करते हैं कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या दी है। ठीक है, जिस प्रकार हमने प्रथम प्रश्नों को किया उसी प्रकार हम द्वितीय प्रश्नों को भी करेंगे कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक, तो अपरिमेय संख्या है तो अब क्या करते हैं कि माना 1/2 एक परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक, क्या है? परिमेय संख्या है, जिसे हम क्या लिखते हैं, जिसे हम लिखते हैं कि 1/वर्गमूल 2 को r/s के रूप में। ठीक है, r/s के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे r व s धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक, ठीक है, पूर्णांक है। ठीक है, क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। फिर क्या हो जाएगा कि जहाँ s बराबर नहीं होता है 0, s बराबर नहीं है 0। ठीक है, तो यह हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हम परिमेय संख्या की परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, यह हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी तिरछी गुणा करते हैं कि s बराबर क्या हो जाता है, वर्गमूल 2s, सॉरी 2r। ठीक है, तिरछी गुणा करने पर। ठीक है, यह हो गया। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, चलिए, कि s का वर्ग बराबर, देखिए वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो 2r का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि s व r या r व s का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, गुणनखंड 2 है। ठीक है, ठीक, यह हो गया हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे विरोधाभास के, ठीक है, विरोधाभास के
कारण आर व एस का उभयनिष्ठ या सहअभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं है, गुणनखंड। ठीक है, एक के अतिरिक्त ठीक है, अतिरिक्त कोई, ठीक है, नहीं है। ठीक है, अतिरिक्त कोई नहीं है। ठीक, यह हो गया पहला। फिर इसके बाद हम लिखेंगे कि हमें निष्कर्ष प्राप्त होता है कि हम क्या लिखते हैं, विरोधाभास के कारण, विरोधाभास था, विरोधाभास होने पर हमने माना था कि 1/2 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है, निष्कर्ष से प्राप्त होता है। संख्या है, अतः निष्कर्ष से प्राप्त होता है कि, ठीक है, 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ठीक है, 1/2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा तीसरे प्रश्न का पहला भाग। अब चलिए इसका दूसरा और तीसरा भी कर लेते हैं। कि हमारे पास अब आगे है कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे करते हैं, चलिए इसको हल करते हैं। कि हम मान लेते हैं, हल करने पर माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब परिमेय संख्या है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए व बी दो सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य, ठीक है, सहअभाज्य का आपको पता है को प्राइम नंबर की सहअभाज्य पूर्णांक है, जो कि जिनका मात्र गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और b बराबर 0 नहीं होता, वह a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है तो हम क्या कर देते हैं कि 7 वर्गमूल 5 बराबर a/b रखा है हमने पूर्णांक। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हो, a b p q c d d f। ठीक है, तो यह हो गया। तो तब हम पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो क्या हो जाता है कि वर्गमूल 5 बराबर a/7b। ठीक है ना, बट्टे में 1 होता है तो तिरछी गुणा करने पर यह हो जाएगा, बट्टे में 7 आ जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, चूंकि 3, ठीक है, ए और बी क्या है, पूर्णांक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक परिमेय संख्या है। ठीक, कि हम लिखेंगे कि ए बी व 7
ठीक है, इस 7 की बात है। पूर्णांक है, पूर्णांक है तो a/7 भी 1 व वर्गमूल 5 दोनों परमेय संख्याएं, दोनों क्या है? परमेय संख्याएं हैं। ठीक, परमेय संख्याएं हैं तो तब क्या हो जाएगा? विरोधाभास के कारण प्राप्त होता है कि वर्गमूल, ठीक है, तो यह 5 है, तो हम क्या लिखते हैं कि विरोधाभास के, ठीक है, विरोधाभास के कारण ज्ञात होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, 7 वर्गमूल 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, यह हो गया हमारा तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग। अब करते हैं तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग और अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का। कि हमारे पास तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग कि 6 वर्गमूल क्या है? एक परमेय संख्या है। तो इसको भी हम उसी प्रकार करते हैं कि आपको पता है कि परमेय संख्या है वह अपरमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो हो गए हमारी परमेय संख्याएं। जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो हो गई हमारी अपरमेय संख्याएं। ठीक है, तो यह हो गया। तो अब क्या करते हैं कि माना, ठीक है, 6 वर्गमूल 2 एक परमेय संख्या है। हमने मानना है एक परमेय संख्या है। ठीक है, एक क्या है? परमेय संख्या है, जहां पर हम क्या करते हैं कि 6 वर्गमूल 2 बराबर p/q करते हैं। ठीक, तो वहां पे हम लिखेंगे p व q दोनों धनात्मक पूर्णांक है, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। वह q बराबर नहीं होता है 0। ठीक है, q बराबर नहीं होता है 0। तो हम इस प्रकार करते हैं, तो आप क्या कर देते हैं, इसको पुनर्व्यवस्थित करते हैं कि वर्गमूल 2 बराबर करते हैं p/q, 6 का पक्षांतर तो ऋण 6 होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि p/q ऋण 6 व वर्गमूल 2 एक परमेय संख्याएं हैं, परमेय, ठीक, संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। ठीक, परमेय संख्याएं हैं। तो तब क्या कर देते हैं कि विरोधाभास के कारण हमें प्राप्त होता है कि वर्गमूल 2 तो एक अपरमेय संख्या है। ठीक, विरोधाभास के कारण ज्ञात होता है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय
संख्या है। ठीक ठीक, अपरिमेय संख्या है। तो हमें इस तथ्य के कारण प्राप्त होता है, हमें निष्कर्ष प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक, कि हम क्या लिखते हैं, हमें निष्कर्ष ठीक प्राप्त होता ठीक है कि 6 धन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, क्या है, हमें विरोधाभास हुआ कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आए होंगे। और अगर आप मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।